Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. तेरा बाप आया। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश राय द सक्सेस पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लागू हुआ है नई शिक्षा नीति, हम उसके बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज बात करेंगे। वीडियो थोड़ी कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही जानकारी वाला बात बोलेंगे आज। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या उसमें बदलाव किए गए, क्या क्या है, ये सब बात हम आपको बताएंगे। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो भारत में नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ है, वो 34 वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुआ। और कहते हैं ना, जब देश में कोई बड़ा बदलाव करना होता है तो हमें सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था बदलनी होती है, और वो उसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, और इसीलिए आज हम सबको बताएंगे कि ये जो बदलाव आने वाला है उसमें छात्रों और उनके माता पिता के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये बातें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अगर हो सके तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत जानकारी वाली है। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 की फॉर्मेट में थी, लेकिन अब से इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल में पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज में मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी, और इसका करिकुलम NCERT द्वारा किया जाएगा। और इसमें प्री प्राइमरी के लिए 3 वर्ष पहली कक्षा के लिए और दूसरी कक्षा के लिए 1-1 वर्ष का शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल कक्षा 3री से 5वीं तक छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इसके बाद 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 4 वर्षों की आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब जो छात्र आर्ट्स के हैं, अगर वो साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। अगर जो छात्र फिजिक्स का है और वो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन संभव है कि उसके लिए पूल तैयार किया जाएगा, और आपको उस पूल से ही अपनी पसंद का विषय को चुनकर आप ले सकते हैं। अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है और उसका सब्जेक्ट उसके पूल में है, तो वो सब्जेक्ट वो ले सकता है, ले पाएंगे। और अभी इनका पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं क्लास तक के बच्चे अब अपनी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे, यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मतलब कुल मिलाकर अंग्रेजी अनिवार्य नहीं रहेगा। मतलब आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, मगर एक विषय के तौर पे, ज़रूरी नहीं कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है 5वीं तक। यह बहुत बड़ा बदलाव है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बच्चे को संस्कृत, मराठी, गुजराती, संथाली में अगर आप 5वीं तक उसको पढ़ाना चाहेंगे तो अब आप उसे पढ़ा सकते हैं, पढ़ा पाएंगे। यानी मानो तो कुल मिलाकर स्कूलों को ज़बरदस्ती अंग्रेजीकरण का जो दौर था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद स्टूडेंट को कंप्यूटर कोडिंग भी सीखने का मौका मिलेगा। इससे चीन की तरह भारत में भी बच्चे
सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। और 9वीं कक्षा से 12वीं तक की जो परीक्षाएं होगी वो सेमेस्टर के आधार पे होगी। मतलब एक साल में 2 एग्ज़ाम्स होगी, एक 6 महीना में, एक 6 महीना में। और दोनों सेमेस्टरों का जो नंबर होगा वो जोड़ा जाएगा और वही रिजल्ट नंबर फाइनल में दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर एक छात्र के तौर पर आपको पूरे साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप यह कह के नहीं बच पाएंगे कि लास्ट के आखिरी साल में जो फाइनल में 3-4 महीना पढ़ लिए उसी में पास हो जाएंगे। और ऐसा बहुत सारे विद्यार्थी करते भी हैं कि लास्ट का 2 महीना में पढ़ लेता और वो पास भी हो जाते, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। इसमें ज़्यादा क्षमताओं पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चे को रटने की नहीं, समझने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इसलिए जो छात्र अब कॉलेज जाने वाले हैं वो भी ध्यान से सुने। अब देश के छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। अब इसका मतलब होता है कॉमन एप्टीट्यूड, आप लोगों को क्या इसका मतलब होता है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए हैं और उसकी वजह से उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते अपने मनपसंद में, तो वो ये टेस्ट देंगे और उसमें से जो इस टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा, नंबर आएगा, और वो जो 12th बोर्ड का जो फाइनल रिजल्ट है उस दोनों में जोड़ दिया जाएगा और जितना नंबर होगा उसके आधार पे वो कोई भी अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन कर पाएंगे। आई बात समझ में? और अब ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई हो वो 3 और 4 वर्षों के लिए क्रॉस ड्यूरेशन में बांट दिया गया है। मतलब पहले ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री नहीं दिया जाता है, या तो आप पूरा पढ़िए या फिर पूरा छोड़ दीजिए, ऐसा पहले होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल तक पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस तरह सेकेंड ईयर में भी अगर आप 2 साल पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट भी कहते हैं। मतलब जिस सब्जेक्ट का छात्र अगर जब पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, जब छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, रुकिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति लागू कब होगा। बिल्कुल सोच रहे हैं कि नहीं? हाँ, चलो आपको बता देते हैं कि इसके लिए जो बिल तैयार किया गया है उस बिल का नेशनल हायर एजुकेशनल बिल है। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है और इसे संसद में पेश किया जाएगा, वहाँ भी मिल ही जाएगी। हेलो, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन भी बजा दें ताकि अगर नई जो वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपके पास जाए। इसी शिक्षा नीति की घोषणा के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा विकास मंत्रालय रखा जाए। और बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, वो आएंगे, इसके बाद हम आपको बताते रहेंगे। इतना देर जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से बचे रहिए और अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।